नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं रविंद्र सिंह यूपीएससी कोच अपने यूट्यूब चैनल रविन एकेडमी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। हम लोग पढ़ रहे थे मिशन RO के तहत मॉडर्न हिस्ट्री, और मॉडर्न हिस्ट्री में आज हमारा ये तीसरा लेक्चर है। और आज इस लेक्चर में हम बात करेंगे भारत में अंग्रेज़ों का आगमन और वो किस तरीके से भारत में अपनी व्यापारिक कंपनियां स्थापित, अपनी व्यापारिक फैक्ट्री स्थापित करते हैं और किस तरीके से कहां कहां पर वो अपने केंद्र बनाते हैं। तो इस लेक्चर से मात्र ये 15 मिनट का लेक्चर होगा, और इस लेक्चर से उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा आयोजित जितनी भी परीक्षाएं हैं, चाहे वो PCS हो चाहे वो RO हो, इससे कोई क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। मात्र 15 मिनट आप दीजिए और इसके बाद आप फिर क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा, इससे बाहर नहीं होगा। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं जल्दी से। जैसे कि हमने आपको समझाया था कि कोई भी यूरोपियंस भारत में आता है तो सबसे पहले व्यापार करने के लिए आता है, वैसे ही अंग्रेज़ भी भारत में व्यापार करने के लिए आए। तो शुरू में इनका प्रमुख उद्देश्य था भारत में व्यापार करके प्रॉफिट कमाना। फिर ये जब व्यापार करने के लिए आए, जब यहाँ कुछ देर रुके तो और भी जो यूरोपीय कंपनियाँ आई थी उनसे इनका संघर्ष शुरू हुआ, और फिर इसके बाद इन्होंने विजय प्राप्त किया यहाँ पर भारत में। और इसके बाद फिर ये बाद में भारत में व्यापार भी करने लगे और साथ साथ भारत की राजनीति में भी इन्वॉल्व हो गए। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। तो सबसे पहले एक कंपनी थी, अंग्रेज कंपनी, ब्रिटिश कंपनी, लीवेंट कंपनी। ये आपको जल्दी बुक में नहीं मिलेगा। तो लीवेंट कंपनी थी, इसको 1593 में स्थल मार्ग से भारत के साथ व्यापार करने का अधिकार पत्र प्रदान किया गया। ये सबसे पहली कंपनी थी स्थल मार्ग से, ध्यान रखिएगा। तो इसी के तहत 1599 में जॉन मिल्टन हॉल, ये ब्रिटिश यात्री था जो प्रथम बार स्थल मार्ग से भारत आया था। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें जितने भी हमने यहाँ पर कंटेंट दिया है, जो निकाला है विभिन्न बुक से, वो सब बहुत ऑथेंटिक है और बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए इसको एकदम बिल्कुल घोल के पी जाइएगा। 2-3 बार वीडियो को देखिएगा, समझ में आ जाएगा आपको। फिर 1599 में दूसरी कंपनी बनती है जिसका नाम है द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ऑफ ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज। ये दूसरी कंपनी बनती है, और यही आगे चलकर फिर ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से जानी जाएगी, लेकिन इसमें ये पुरानी वाली कंपनी का मर्जिंग हो जाएगा। ठीक है। तो ये जब कंपनी बनी थी उस समय भारत का मुगल बादशाह अकबर था। ये भी याद रखना, पूछा जाता है क्वेश्चन। तो यहाँ पर मैंने नोट में लिखा है 1709 में इनका विलय हो जाता है और एक नई कंपनी बनती है जिसका नाम होता है यूनाइटेड कंपनी। पहले क्या नाम था? द गवर्नर। तो यहाँ पर यूनाइटेड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ इंग्लैंड, यहाँ पर क्या था? ऑफ लंदन। ये थोड़ा सा चेंज हुआ। तो यूनाइटेड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ इंग्लैंड ऑफ ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज, और यही आगे चलकर ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से फेमस होती है। तो मुख्य तौर पर ये बात आपको याद रखना है, ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से ये जानी जाएगी। ठीक है। तो इतनी चीज़ें हमने आपको यहाँ पर बेसिक बताया। तो जब ये कंपनी बनती है 1599 में, तो एलिजाबेथ टेलर प्रथम ने, वहाँ ब्रिटेन की महारानी थी, इन्होंने एक अधिकार पत्र प्रदान किया दिसंबर 1600 में। सन मतलब याद रखने की जरूरत नहीं है। ये 15 वर्षों के लिए समुद्री मार्ग से, याद रखिएगा, समुद्री मार्ग से पूर्व के साथ व्यापार करने का अधिकार पत्र प्रदान किया इस कंपनी को। फिर इसके बाद वहाँ का एक सम्राट आता है जेम्स फर्स्ट, बहुत इम्पोर्टेंट है। इसने ये व्यापार करने का जो अधिकार पत्र है वो अनिश्चित काल के लिए बढ़ा दिया। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर जो ब्रिटिश कंपनी थी, ये वहाँ का जो प्राइवेट मर्चेंट ग्रुप था, एडवेंचर ग्रुप ऑफ मर्चेंट था, उनकी ये कंपनी थी। इसमें सरकार का कोई कंट्रोल नहीं है ना, सरकार का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, ये प्राइवेट कंपनी है, इसलिए डिसीजन ये अपने स्वयं लेती है। और शायद भारत में सफलता का ये एक बहुत बड़ा कारण भी है कि उस पर सरकार का कोई नियंत्रण नहीं है, वो सारे डिसीजन स्वयं लेते हैं। ठीक है। तो ब्रिटेन के सम्राट के द्वारा पूरब के साथ व्यापार करने का अधिकार तो मिल गया, लेकिन जब ये पूर्वी देशों में आएंगे या भारत में आएंगे तो यहाँ के जो जिनकी सरकार होगी, जो शासक होंगे, उनसे भी इनको अनुमति लेनी पड़ेगी कि हम आपके यहाँ व्यापार करना चाहते हैं। तो इसी क्रम में जेम्स प्रथम का एक राजदूत
विलियम हॉकिंस भारत आता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विलियम हॉकिंस ये 1608 में आता है जहांगीर के काल में, और ये सूरत गुजरात में उतरता है, फिर वहाँ से आगरा जाता है जहांगीर के दरबार में। ये क्वेश्चन पूछा गया है, इम्पॉर्टेंट है कि कैप्टन हॉकिंस जब भारत आया तो ये जहांगीर से मिला, कहाँ पर मिला? आगरा में, ठीक है। तो आगरा में मिलता है, और ये हेक्टर नामक जहाज से आया था। ये भी कभी कभी पूछ लेगा, पीसीएस याद रखिएगा। और फारसी भाषा का प्रयोग इसने किया था, यहाँ पर फारसी भाषा में बात की थी, जो कि मध्यकाल की ऑफिशियल लैंग्वेज थी, स्टेट लैंग्वेज थी, याद रखिएगा। ये क्वेश्चन अभी 2021 के पीसीएस में भी आया था, ठीक है। अब ये अकबर के नाम लेटर लेके आया था वहाँ से, ठीक है, लेकिन अकबर उस समय भारत में नहीं है, मतलब वो इस दुनिया में ही नहीं है। जहांगीर शासक बन जाता है तो जहांगीर के दरबार में उपस्थित होता है, लेकिन अकबर के नाम ये पत्र लेकर आता है वहाँ से, ध्यान रखिएगा। तो ये जब आता है तो ये भारतीय शासक को खुश करने का प्रयास करेगा कि इनको व्यापार करने की रियायत मिल जाए। तो ये मुगल दरबार में रहता है, और जहांगीर के द्वारा सूरत में फैक्ट्री स्थापना की अनुमति इसको मिल जाती है। लेकिन पुर्तगाली चूँकि भारत में पहले से थे, उन्होंने कुछ मुगल बादशाह के कान भर दिए, इसलिए फैक्ट्री स्थापित नहीं हो पाई उस समय। उसके पहले 1611 में मछलीपट्टनम में साउथ इंडिया में अंग्रेज़ों ने अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित कर ली, याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, लेकिन जो मछलीपट्टनम की फैक्ट्री थी वो अस्थायी थी, ध्यान रखिएगा, अस्थायी टेम्परेरी थी। और फिर 2 साल बाद 1613 में सूरत में स्थायी फैक्ट्री अंग्रेज़ों ने अपनी स्थापित कर दी। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि उत्तर भारत में पहली फैक्ट्री अंग्रेज़ों कहाँ लगी, तो सूरत में। दक्षिण भारत में कहाँ लगी? 1611 में पहले, है ना, मछलीपट्टनम में। अगर इससे बजाय भारत में अंग्रेज़ों की पहली स्थायी फैक्ट्री, तो वो सूरत। ये 2-3 क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं, ध्यान दे लेना। ओके, अब देखो यहाँ पर एक हमने नोट लिखा है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि सूरत में कौन कौन से यूरोपियों ने अपनी फैक्ट्री स्थापित की थी, कारखाने स्थापित किए थे। तो और ये क्रम से है, तो सबसे पहले अंग्रेज़ों ने स्थापित किया 1613 में, फिर डचों ने 1616 में स्थापित किया, और फिर फ्रांसीसियों ने 1668 में स्थापित किया। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, पुर्तगालियों ने यहाँ पर स्थापना फैक्ट्री की नहीं की थी, याद रखना, ठीक है। तो जो अंग्रेज आए थे उन्होंने यहाँ फैक्ट्री लगाई, और डच पहले आ चुके थे, लेकिन सूरत में फैक्ट्री डचों की पहले लग चुकी थी, अंग्रेज़ों के बाद लगी थी, ठीक है। मतलब अंग्रेज़ों ने पहले लगाई 1613 में, डचों ने फिर लगाई 1616 में, और फिर फ्रांसीसियों ने 1668 में। ये क्वेश्चन याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर इसके बाद विलियम हॉकिंस चला जाता है, फिर दूसरा आता है सर टॉमस रो 1615 में। ये सन याद रखना, कैप्टन हॉकिंस है 1608 में, और यह है 1615 में, ठीक है। ये भी विलियम इसका जेम्स फर्स्ट का दूत बनकर आया था। ये भी सूरत में उतरा, सूरत में आके उतरते हैं, और वहाँ से फिर ये अजमेर जाता है, जहांगीर का दरबार लगा, और ये 3 वर्षों तक रहा। क्या उद्देश्य था? भारत में व्यापारिक रियायतें प्राप्त करना। तो इसने भी बहुत सारी रियायतें प्राप्त की। तो क्वेश्चन ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है कि जहांगीर के दरबार में ये 2 जो दूत आए थे वो किसके दूत थे? जेम्स प्रथम के दूत थे, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। अब हम लोग देखते हैं आगे, यहाँ तक हो गया। अब भारत में अंग्रेज़ों के द्वारा विभिन्न केंद्रों की स्थापना होगी, और ये कुछ यहाँ पर फैक्ट है, इनको याद करना है। 2-3 बार आप लेक्चर को देखेंगे, ये याद हो जाएंगे। नोट्स बना लीजिएगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, नोट्स बना लीजिएगा, ठीक है। तो एक यहाँ पर गोल्डन फरमान अंग्रेज़ों को मिलता है 1632 में। ये सन चाहे तो याद कर लेना, वैसे पूछा नहीं गया, लेकिन गोल्डन फरमान जरूर पूछा गया। तो गोल्डन फरमान ये किससे प्राप्त हुआ अंग्रेज़ों को? तो गोलकुंडा के सुल्तान से प्राप्त हुआ, ठीक है, साउथ में। क्या था गोल्डन फरमान? इसने कहा कि देखो भाई, 500 पैगोडा अगर आप वार्षिक कर देते हैं, पैगोडा सोने के सिक्के होते हैं, कल हमने आपको 2nd लेक्चर में पढ़ाया था, ठीक है ना। डचों के द्वारा भारत में चलाए गए जो सोने के सिक्के थे उनको क्या बोलते हैं? पैगोडा। तो इसने कहा कि 500 पैगोडा वार्षिक कर देते रहो, और तुम गोलकुंडा के अंदर जितने भी पोर्ट हैं, बंदरगाह हैं,
उन पर व्यापार करने का एकाधिकार तुम्हारा होगा। ये अंग्रेज़ों के लिए एक प्रकार का मतलब सुनहरा अवसर था, इसलिए इसको कहते हैं गोल्डन फरमान। उसको अनुमति मिल गई। याद रखना किससे प्राप्त हुआ? गोलकुंडा के सुल्तान से। ठीक है। फिर बालासोर और हरिहरपुरा ये एक्चुअल में आज की डेट में उड़ीसा में पड़ते हैं। तो 1633 में यहाँ पर कारखाने लगाए, यानी पूर्वी तट पर अंग्रेज़ों के ये पहले कारखाने थे। ठीक है, बालासोर और हरिहरपुरा याद रखना। फिर मद्रास, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मद्रास और फोर्ट सेंट जॉर्ज, ये 1639 की बात है, लेकिन ये सन अगर आपको याद ना रहे तो कोई घबराने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि पूछेगा नहीं। लेकिन ये पूछेगा मद्रास और फोर्ट सेंट जॉर्ज, यानी अंग्रेज़ों ने जो किला फोर्ट सेंट जॉर्ज बनवाया था वो कहाँ था? मद्रास में। अब मद्रास की कहानी क्या है? एक्चुअल में एक अंग्रेज़ आया, फ्रांसिस डे, नाम याद रखना। फ्रांसिस डे ने चंद्रगिरी के राजा, ये चंद्रगिरी का एक राजा था जो विजयनगर साम्राज्य का प्रतिनिधि था, याद रखना। ठीक है, ये IAS में क्वेश्चन आया है, पूछा गया है। तो चंद्रगिरी के राजा से फ्रांसिस डे ने मद्रास लीज पर प्राप्त किया, पट्टे पर प्राप्त किया, और उसको प्राप्त करने के बाद वहाँ पर इन्होंने फोर्ट सेंट जॉर्ज नाम का किला बनवाया, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये मद्रास की कहानी हो गई। अब देखते हैं हुगली का कारखाना। ये 1651 में बंगाल में हुगली में इन्होंने कारखाना स्थापित किया ब्रिजमैन के नेतृत्व में, ये भी याद रखना। फिर यहाँ पर ये वाला जो पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, शाह शुजा, ये बंगाल का सूबेदार था। इसने अंग्रेज़ों को एक फरमान जारी किया, कि बात है 1651 की। ठीक है, क्या फरमान था? कहते कि 300 रुपए का वार्षिक अगर टैक्स तुम देते रहो तो बंगाल में तुम्हें व्यापार करने का हम विशेषाधिकार देते हैं। तो अंग्रेज़ों ने कहा ये कोई बड़ी बात नहीं, हम 3000 रुपये आपको, ये 3000 है, ठीक है, 300 नहीं 3000 है ना। तो अंग्रेज़ों ने कहा ठीक है, हम आपको 3000 रुपये देते रहेंगे सालाना, और बंगाल में हम व्यापार करेंगे, ये हमारा विशेषाधिकार होगा। ठीक है, तो ये शाह शुजा ने दिया। क्वेश्चन आपसे पूछेगा बंगाल में व्यापार का विशेषाधिकार अंग्रेज़ों को किसने दिया? शाह शुजा। कौन था? बंगाल का ये सूबेदार था, मुगल सूबेदार था। ठीक है, याद रखना 1651 का फरमान। फिर बॉम्बे का मामला क्या है? अब बॉम्बे की कहानी सुनो, है ना। जो बॉम्बे अंग्रेज़ों की प्रेसिडेंसी कैसे बनेगी? तो एक्चुअल में जो बॉम्बे था उस पर पुर्तगालियों का अधिकार था, लेकिन 1661 में पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन ब्रेगांजा का विवाह अंग्रेज राजकुमार चार्ल्स द्वितीय के साथ हुआ। इनका वैवाहिक संबंध स्थापित हुआ। तो पुर्तगालियों ने चार्ल्स द्वितीय को, जो ये एक अंग्रेज राजकुमार था, ठीक है, इसको बॉम्बे दहेज में दे दिया। इसको बॉम्बे दहेज में मिल गया। अब चार्ल्स सेकंड सोचता है कि हम तो यार वहाँ रहते हैं ब्रिटेन में, हम बॉम्बे का क्या करेंगे। तो इसने क्या किया, ईस्ट इंडिया कंपनी, चूँकि भारत में थी, ईस्ट इंडिया कंपनी को इसने किराए पर उठा दिया। ठीक है, कुछ पैसे ले लिए किराए पर, 10 पाउंड ऐसे कुछ सालाना लेता था, और किराए पे दे दिया। तो बॉम्बे ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ में आ गया। तो बम्बई का गवर्नर जेराल्ड ओंगियार वहाँ पर बना, और उसने बॉम्बे को एक प्रमुख रूप से बॉम्बे को स्थापित किया। तो इसलिए कहते हैं जेराल्ड ओंगियार वास्तव में बम्बई का महानतम संस्थापक था, याद रखना। उसने वहाँ पर एक मिंट यानी टकसाल यानी सिक्के ढालने की जो वो कारखाना वो लगाया, टकसाल जिसको कहते हैं। फिर अब देखिए अंग्रेज़ भारत में धीरे धीरे विभिन्न क्षेत्रों में व्यापार करने की अनुमति लेते जा रहे हैं, और अंग्रेज़ थोड़े से उद्दंड भी हो रहे हैं। तो उस समय औरंगजेब ने अंग्रेज़ों को थोड़ा सा मज़ा चखाया। क्या? 2 याद रखिएगा, 1686 में जो बंगाल में हुगली में जो अंग्रेज़ थे, हुगली में कारखाना बना लिया था ना 1651 में, तो औरंगजेब ने इनको हुगली से मार भगा दिया। तो ये बंगाल की खाड़ी में एक ज्वारग्रस्त आइलैंड पर शरण ली अंग्रेज़ों ने। 1686 की बात है, याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है, सन भी इंपॉर्टेंट है। अब एक जॉब चौरनॉक नाम का अंग्रेज़ था, उसने बटरिंग कर दी, उसने जी हुजूरी करी औरंगजेब की, कि अनजान थे, गलती हो गई, माफ़ी मांग लिया। तो इसने माफ़ कर दिया औरंगजेब ने, और पुनः अंग्रेज़ हुगली लौट आए। ठीक है, फिर 1688 में 2 साल बाद एक बम्बई का गवर्नर था, अंग्रेज़ गवर्नर, नाम था जॉन चाइल्ड। ये क्या करता था, इसने पश्चिमी तट के बंदरगाहों को घेर लिया, और वहाँ से अगर कोई हज यात्री जाता था तो उनको लूटता था। तो ये बात औरंगजेब को कहाँ बर्दाश्त होगी, तो औरंगजेब ने इसको भी बुरी मार मारा, और
इसको भारत से बाहर निष्कासित करने का आदेश दिया, लेकिन अंग्रेज़ तो किसी हालत में यहाँ से जाने वाले नहीं हैं, वो हाथ पैर भी जोड़ लेंगे। तो जॉन चाइल्ड कहता है मुझसे गलती होगी, मुझे माफ़ कर दो, तो उसने माफ़ कर दिया। तो कुल मिलाकर अंग्रेज़ और औरंगजेब के बीच का मामला, ये दोनों इम्पोर्टेंट है। ये वाला क्वेश्चन जॉन चाइल्ड वाला भी पीसेस में क्वेश्चन पूछा गया है, ये दोनों ही पूछे जाते हैं, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना स्टूडेंट्स, ठीक है। अब आते हैं हम जॉब चौरनॉक, इसी जॉब चौरनॉक की बात करते हैं जिसकी अभी हमने चर्चा की थी, बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये 1690 में बंगाल में कंपनी का एजेंट बन के आया और 1691 में इसने सूतानदी में एक अंग्रेज फैक्ट्री स्थापित की। बंगाल में पड़ता है सूतानदी, ठीक है। अब देखिएगा, बंगाल के सूबेदार अजी मुस्तान की अनुमति, ठीक है। अब देखो, एक बंगाल का सूबेदार था अजी मुस्तान, मुगल सूबेदार था। 1698-99 की बात है, याद नहीं करना है सन। इसने क्या किया, अजी मुस्तान ने, इसने कहा कि 1200 रुपये वार्षिक तुम हमें देते रहो, सालाना 1200 रुपये देते रहो, इसके बदले में हम आपको 3 गांव की जमींदारी देने का फरमान जारी करते हैं। तो सूतानदी, गोविंदपुर और कालीकाता की जमींदारी प्रदान करने का इसने फरमान जारी कर दिया। किसने? बंगाल के सूबेदार अजी मुस्तान ने। यानी 3 गांवों की जमींदारी अंग्रेज़ों को देने का इसने एक आदेश पत्र जारी कर दिया, 1200 रुपये वार्षिक लेकर, ठीक है। लेकिन याद रखना, ये जो कालीकाता, गोविंदपुर और सूतानदी 3 गांव थे, यहाँ का जमींदार कोई और रहा होगा पहले। तो यहाँ का जमींदार जानते हो कौन था? इब्राहिम खां। तो जब इसने आदेश जारी कर दिया बंगाल के सूबेदार अजी मुस्तान ने, तो इब्राहिम खां से जमींदारी छीन ली गई और अंग्रेज़ों को दे दी गई। तो क्वेश्चन पूछा जाता है, ये 3 गांव बड़े इंपॉर्टेंट है, सूतानदी, गोविंदपुर और कालीकाता की जमींदारी अंग्रेज़ों को किससे प्राप्त हुई? तो इब्राहिम खां से प्राप्त हुई। इब्राहिम खां पहले जमींदार था, उससे छीन ली गई, इसको दे दिया, क्योंकि वहाँ सूबेदार ने आदेश पत्र जारी कर दिया। तो सूबेदार के आदेश पत्र से, अजी मुस्तान के आदेश पत्र से इब्राहिम खां से जमींदारी छीन ली गई और किसको दे दी गई? अंग्रेज़ों को दे दी गई। ये बात बहुत ध्यान से समझ लेना, क्वेश्चन पूछा गया बहुत बार कि अंग्रेज़ों को सूतानदी, गोविंदपुर और कालीकाता की जमींदारी किससे प्राप्त हुई? किस जमींदार से प्राप्त हुई? इब्राहिम खां से, याद कर लेना इसको, ठीक है। बाद में इन्हीं तीनों गांवों को, सूतानदी, गोविंदपुर और कालीकाता को मिलाकर जॉब चौरनॉक ने कलकत्ता की स्थापना की। तो कलकत्ता का संस्थापक कौन था? जॉब चौरनॉक। और कालांतर में वहाँ पर एक किला बनवाया गया जिसका नाम था फोर्ट विलियम, ठीक है। और बाद में ये फोर्ट विलियम एक प्रेसिडेंसी नगर बना और यहाँ का गवर्नर सर चार्ल्स आयर को बनाया गया, याद रखना, ठीक है। जो फोर्ट विलियम प्रेसिडेंसी थी उसका गवर्नर कौन था? सर चार्ल्स आयर, ठीक है। अब इतना काम हो गया, ये लगभग 1699 की बात है, 1700 तक पहुंच गए। इसके बाद आता है 1717 का शाही फरमान, बहुत इम्पोर्टेंट है। इस समय 1717 में भारत का मुग़ल बादशाह था फर्रुखशियर। तो फर्रुखशियर के दरबार में एक अंग्रेज़ों का दूत मंडल आता है, यात्रा करता है, 1717 की बात है। तो उस दूत मंडल में 4 लोग थे, ये नाम याद करना, जॉन सूरमन। ये जॉन सूरमन इस दूत मंडल का हेड था, इसी के नेतृत्व में ये दूत मंडल आया था। इसमें और कौन थे? एडवर्ड स्टीफेंसन, ख्वाजा सेहूर्द और विलियम हैमिल्टन। ये विलियम हैमिल्टन एक सर्जन था। क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये जो दूत मंडल आया था इसमें सर्जन कौन था, डॉक्टर कौन था? ठीक है, वो विलियम हैमिल्टन था। और ये ख्वाजा सेहूर्द कौन था? ये एक ट्रांसलेटर था, है ना, ये दुभाषिया था, ठीक है, ये ट्रांसलेट करता था। तो जहाँ ये फर्रुखशियर एक बड़ी भयंकर बीमारी से ग्रसित था, तो विलियम हैमिल्टन ने उसका ट्रीटमेंट कर दिया, वो ठीक हो गया। तो भारत का शासक ठीक हो गया, वो दरिया दिल इंसान, उसने कहा कि मांग लो बेटा जो कुछ मांगना हो। तो ये दूत मंडल कहता हम आए इसलिए थे कि आपसे कुछ विशेष व्यापार करने की रियायतें हासिल करें। तो उसने कहा कि भाई अगर यहाँ से हमें व्यापार करने की कुछ विशेष सुविधाएं मिल जाती तो बहुत अच्छा होता, आपकी मान दया होती। फर्रुखशियर कहता अभी मैं फरमान जारी करता हूँ। तो इसने 3 फरमान, मतलब एक फरमान जारी कर दिया, 3 जो
सूबेदार थे, बंगाल का सूबेदार, गुजरात का सूबेदार और हैदराबाद का सूबेदार। इन 3 जो सूबे थे उनके सूबेदारों को फरमान जारी कर दिया, मतलब आदेश दे दिया कि देखो इन अंग्रेज़ मेहमानों को भारत में व्यापार करना है। तो इस फरमान के तहत बंगाल के सूबेदार को क्या फरमान जारी किया था, तो ये कहा था कि बंगाल, बिहार, उड़ीसा, मतलब बंगाल उस समय अकेले बंगाल नहीं था, बिहार उड़ीसा भी उसमें शामिल था। तो इस फरमान के तहत बंगाल, बिहार, उड़ीसा से कर मुक्त व्यापार, टैक्स फ्री ट्रेड करने की अनुमति मिल गई अंग्रेज़ों को। इसके बदले में उनको कितना देना था, 3000 रुपये बस वार्षिक दे दो और कोई टैक्स आपको नहीं देना है, पूरे बंगाल, बिहार, उड़ीसा से टैक्स फ्री ट्रेड करो। ये तो अंग्रेज़ों के लिए ये एक बहुत बड़ा अधिकार पत्र था। तो इसको मैग्ना कार्टा कहा जाता है। इतिहासकार ओम्स महोदय ने क्या कहा, ये तो ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए मैग्ना कार्टा है, बहुत बड़े राइट मिल गए इनको, ठीक है। इसी को कहते हैं राइट ऑफ दस्तक, दस्तक का अधिकार। तो यही जो दस्तक का अधिकार है, बाद में इसका मिसयूज करेंगे अंग्रेज। तो जब बंगाल का नवाब होगा सिराजुद्दौला, तो उस टाइम पर अंग्रेज जब इसका मिसयूज करेंगे दस्तक के अधिकार का, तो सिराजुद्दौला और अंग्रेज़ों के बीच में अनबन हो जाएगी और युद्ध होगा। और प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला मारा भी जाएगा, वो कहानी आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो और इस फरमान में क्या था, कलकत्ता के आसपास 38 गांव अंग्रेज खरीद सकते थे, ये भी अनुमति मिल गई। बताइए, बाहर से आए ये सब, इनको यहाँ पर सुविधाएं मिल गई। तो ये 1717 का शाही फरमान वेरी वेरी इम्पोर्टेंट, ठीक है। और फिर जो गुजरात का सूबेदार था उसको क्या आदेश जारी किया इसने, फर्रुखशर ने, इसने कहा कि देखो 10,000 रुपये तुम वार्षिक लेना और सूरत में अंग्रेज़ों को व्यापार करने दो और आयात निर्यात पर कोई टैक्स मत लो इनसे, ठीक है। तो इस तरीके से ये शाही फरमान के माध्यम से अंग्रेज़ों को बहुत सारी सुविधाएं प्राप्त हुई। तो 1717 तक ये यहाँ पर हमने देखा, ठीक है। तो ये बात आप बहुत अच्छे से समझ लीजिएगा, यहाँ से कोई क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। तो इसके पहले वाले लेक्चर अगर नहीं देखे उनको देखिए, सारे लेक्चर आप देखिए सही से, और एक भी क्वेश्चन यहाँ से बाहर नहीं जाएगा, ये मेरा प्रॉमिस है। मात्र 15 मिनट का लेक्चर, ये लेक्चर थोड़ा सा बड़ा हुआ है क्योंकि इसमें मैटर ज़्यादा था, छोड़ कुछ सकते नहीं थे। तो क्लास कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और मिलते हैं अगले लेक्चर में जिसमें हम लोग पढ़ेंगे फ्रांसीसी। थैंक यू।